रहस्यमय कहानियों को सुनाने का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको आज एक कहानी सुनाते हैं दूर देश के एक ऐसे समुद्री किनारे की जहां करीब करीब कई सालों तक, यानी हिसाब लगा लीजिए आप 1975 से 2014 तक, इन 39 सालों तक एक बोट आती रही। एक नहीं, कई सारी बोट आती रही जिनमें सिर्फ कंकाल भरे होते थे, लाशें होती थीं और कुछ नहीं होता था। और यह सिलसिला बहुत लंबे समय तक चला और बाद में जब इसका राज खुला तो हर कोई हैरान रह गया। तो कहानी की शुरुआत होती है 1975 से। हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान चारों तरफ से समुद्री सीमा से घिरा हुआ है और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो हैं साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना। तो ऐसे ही जापान का एक गांव है जो कि जापान के नॉर्थ कोस्ट पर लगता है। इस नॉर्थ कोस्ट पर कुछ नावों के आने का सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला बहुत अजीब था। अजीब इसलिए कि यहां आने वाली नाव ऐसी होती थी कि उन पर कोई जिंदा शख्स नहीं होता था। वो बहुत छोटी नाव होती थी, इसलिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता था कि इतने गहरे समुद्र में कोई इन छोटी छोटी नौकाओं से किसी दूर देश से क्यों आ रहा है। दूर देश से इसलिए क्योंकि इस पर जो भाषा लिखी होती थी वो कोरियन लैंग्वेज होती थी। और अगर हम कोरिया की बात करें तो कोरिया जापान से करीब 1000 मील की दूरी पर है। तो 1000 मील का सफर कैसे ये छोटी सी नाव तय कर सकती है, इस पर कौन ये लाशें रखता है और ये सिलसिला इतने सालों तक क्यों चल रहा है, इसको लेकर काफी जांच हुई और जब बातें निकलकर सामने आईं तो बहुत हैरान करने वाली थी। पहले हम बात करते हैं कि 1975 में जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो उसके ठीक 2 साल बाद, यानी 1977 से 1983 तक जापान के उसी गांव में रहने वाले करीब 17 लोग गायब हुए। तो पहले ये लगा कि ये जो लोग गायब हुए हैं क्या यही वापस आ रहे हैं इन नाव से, लेकिन हैरत तब भी होती थी क्योंकि वो नाव जापान की नहीं बल्कि कोरिया की होती और कोरिया से इतनी छोटी नाव 1000 मील का सफर तय करके कैसे जापान तक पहुंच सकती, इस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। इस पूरे मामले से पर्दा उठने की एक कोशिश हुई 1985 में। 1985 में एक शख्स को वहां पर पकड़ा गया, उस किनारे पर जहां पर वो नाव आकर लगती थी। उसने अपना नाम तदाकी हारा बताया। जब रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पता ये चला कि तदाकी हारा नाम का ही एक शख्स जापान के उसी गांव से लापता हुआ था। तो लोगों को लगा कि शायद ये वही होगा और फिर उसने अपना पासपोर्ट भी दिखाया। लेकिन जब जांच और गहराई से की गई तो पता ये चला कि ये जो तदाकी हारा है ये इसका नकली नाम है और उसने जो कहानी जापान के आर्मी को और जापान की सेना को बताई वो बहुत हैरान करने वाली थी। उसका ये कहना था कि वो कोरिया से ताल्लुक रखता है और वो यहाँ जासूसी के मकसद से आया था और उसने ये भी बताया कि हमने बहुत सारे जापानीज लोगों का अपहरण किया है ताकि हम उन्हें कोरिया में रखकर उनसे उन्हीं के जैसी जापानीज लैंग्वेज बोलना सीख सके। और ये जो तदाकी हारा नाम का शख्स था, ये जो गायब हुआ था, इसको उन्होंने वहीं कैद रखा था और किसी दूसरे कोरियन व्यक्ति को तदाकी हारा की पहचान बनाकर उसके पासपोर्ट से वो फोटो निकालकर उसका फोटो लगाकर इसको भेजा था। लेकिन तब भी ये सारी बातें कुछ हजम नहीं हो रही थी क्योंकि ये जो नाव आकर लगती थी, ये मान लीजिए कि एक ऑन एन एवरेज लगाया जाए तो हर साल 50 नाव आकर लगती थी और यह सिलसिला 1975 से लगातार 2014 तक चलता जा रहा था। कई सारी जांच कमेटियां बैठ चुकी थी, कोई नतीजा नहीं था। अगर तदाकी हारा की बात को सच मान भी लिया जाए तो सिर्फ 17 ही लोग होते हैं। ये बाकी के लोग कौन थे? हर साल 50 बोट आने का मतलब है कि इतने सारे लोग वो कौन थे? खैर, इस पर 1985 में जब तदाकी हारा को पकड़ा गया तो 2002 में जाकर
नॉर्थ कोरिया ने इस बात को माना था कि हाँ, हमने कुछ जापानीज का अपहरण किया है और हम उन्हें मारते नहीं हैं, हम उनसे जापानीज सीखते हैं। अब ये सवाल फिर वहीं घूम फिर कर आ रहा था कि चलिए, अगर जापानीज लोगों का अपहरण हुआ, 17 लोगों का अपहरण हुआ और उनको कोरिया ने अपने यहाँ रखा, उनसे जापानीज लैंग्वेज बोलना सीखा, तो फिर ये नाव कौन है, कहां से आ रही है और इतनी छोटी नाव कैसे आ सकती है? दोस्तों, इसके पीछे एक जांच बैठाई गई, क्योंकि यह सिलसिला 39 साल तक चला था। तो हर किसी के लिए एक बहुत ऐसा विषय हो गया था कि कहां से आ रही है नाव, कौन है और ये भुतहा हैं कि क्या रहस्य है इनका। यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने इसके लिए अपनी एक जांच दल तैयार किया। उसने कुछ खोज की और फिर 2017 में एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की एसोसिएशन ने भी अपने कुछ खोजकर्ता भेजे। तो जो सच निकलकर सामने आया वो बहुत हैरान करने वाला था। असल में इस पूरे मामले की कड़ी जुड़ती है एक मछली से, एक मछली की प्रजाति जिसे चाइना में बड़े चाव से खाया जाता है और जो इन्हीं 3 देशों के आसपास होती है, चाइना, नॉर्थ कोरिया और जापान। अब ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, पहले मैं आपको उस मछली का नाम बताता हूं। उस मछली की जो प्रजाति बताई गई है वो है फ्लाइंग स्क्विड। तो ये फ्लाइंग स्क्विड नाम की जो मछली है, इसे चीन के लोग बड़े चाव से खाते थे और बहुत समय से खा रहे थे। एक वक्त ऐसा आया, और ये वक्त 70s के आसपास का ही है, जब चीन में इस मछली की डिमांड बढ़ी, लेकिन चीन के समुद्र में, चीन के आसपास के समुद्र में ये मछली मिलना बंद हो गई, क्योंकि इतनी तादाद में से खा लिया गया। इसके बाद चीन और नॉर्थ कोरिया ने एक गुप्त समझौता किया। उस समझौते के तहत नॉर्थ कोरिया की समुद्री सीमा तक चीन ने अपने बड़े मछली पकड़ने वाले जहाज भेजने शुरू किए और इसके लिए नॉर्थ कोरिया को एक काफी सारा पैसा भी दिया गया। एक करार हुआ जो कि बहुत खुले तौर पर नहीं था, 2 देशों के बीच गुपचुप समझौता था। अब इससे क्या हुआ, ये जो फ्लाइंग स्क्विड थी, इसे खाते नॉर्थ कोरिया के लोग भी थे, खाते जापान के लोग भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी डिमांड चाइना में थी। और इस इलाके में जहां ये तीनों देश हैं, वहां और भी बहुत सी मछलियां होती हैं जो खाई जाती हैं। अब होने ये लगा कि चाइना के बड़े जहाज आने लगे नॉर्थ कोरिया तक मछली पकड़ने के लिए। अब ऐसे में जो नॉर्थ कोरिया के मछुआरे थे, उनके लिए ये बड़ा नुकसान का मामला हो गया, क्योंकि बड़े जहाज आते थे, उनके पास ज्यादा ताकत होती थी, बड़ा जाल होता था, वो सारी की सारी मछली पकड़कर चीन ले जाते थे। अब ये नॉर्थ कोरिया वाले छोटे मछुआरे क्या पकड़ें और क्या खाएं और क्या बेचें, तो इनके लिए संकट बढ़ने लगा। इनके पास होती थी छोटी नाव 5, 7, 10 किलोमीटर तक जाने वाली। लेकिन जब मामला ये हो गया कि इनके हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा था, अच्छा ये भी शिकायत करते करते थक गए थे नॉर्थ कोरिया की सरकार से, ये क्या हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब इन्होंने क्या किया कि अपनी जान का रिस्क लेना शुरू किया। वो जो छोटी नाव थी जिससे ये 5-10 किलोमीटर तक जाते थे, उन्होंने उस छोटी नाव से समुद्र में और गहराई तक जाना शुरू किया, जहां पर समुद्र में चीन के बड़े जहाज न जा रहे हों, उस इलाके में। जाहिर है, समुद्र के जब आप बीच में जाते हैं तो समुद्र और गहरा हो जाता है और भयानक हो जाता है, वहां तूफान भी आते हैं और आप रास्ता भी भटकते हैं। तो 1975 से 2014 तक ये जो भुतहा बोट्स आती थी जापान के किनारे तक, ये असल में नॉर्थ कोरिया के वो मछुआरे थे जो मछली की खोज में बहुत गहरे तक उतर जाते थे अपनी छोटी नौकाओं के साथ, और फिर तूफान में फंसकर रास्ता भूल जाते थे। अब इसमें हो ये रहा था कि जितने भी मछुआरे आते थे वो सबके सब रास्ता नहीं भूलते थे। मान लीजिए 50 आए आज के दिन, तो कोई 1 या 2 रास्ता भूल गया। ऐसे करते करते जो रास्ता भूलते जाते थे, और फिर समुद्र में जब आप फंस जाएं, आपके पास राशन है 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, लेकिन आप रास्ता भूल गए, आप रास्ता भटक गए, आपकी नौका छोटी है, आपको दिशा निर्देश नहीं मिल रहे हैं, और फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। समुद्र में आप जब होते हैं तो आपको पानी भी कैरी करना पड़ता है, क्योंकि आप समुद्र का पानी पी नहीं सकते। तो होने ये लगा कि ये भूख और प्यास से तड़प कर मरने लगे मछुआरे, और रोज इक्का दुक्का नौकाएं गायब हो जाती।
हालांकि इसकी शिकायत नॉर्थ कोरिया के मछुआरे अपनी सरकार से कर तो रहे थे, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको एक बड़ा पैसा मिल रहा था चीन से। उनकी नज़र उस पर थी कि भाई चीन के जहाज को आने दो, हमको मोटा पैसा मिलेगा, ये गरीब लोग मर रहे हैं तो मरने दो। होते होते यह सिलसिला 1975 से 2014 तक चला। इस बीच 1985 में वो तदाकी हारा पकड़ा जाता है। उस वक्त ये थोड़ी सी सुगबुगाहट होती है कि भाई ये 17 लोग गायब हुए थे, अब ये नौकाएं आकर लगती हैं, क्या हो रहा है ये। लेकिन उस वक्त भी पूरा मामला साफ नहीं। अच्छा, इधर जापान में यह हाल था कि जब भी जापान में कोई नौका आकर लगती तो इस गांव के लोग परेशान हो जाते, वो भूत भूत कहकर चिल्लाते, फिर सरकार को दखल देना पड़ता, उन लाशों को उतारना पड़ता। कई बार वो कंकाल की स्थिति में होती हैं, अगर ठीक ठाक होती हैं तो उनका पोस्टमार्टम किया जाता, फिर उनका अंत्येष्टि करनी पड़ती और लोगों के बीच शांति स्थापित करनी पड़ती। तो जापान की सरकार के लिए भी काम बढ़ गया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से नौकाएं आ जाती, इतनी छोटी नौका 1000 मील से कैसे आ रही है, आ ही नहीं सकती। और इस पूरे मामले से जापान भी अनजान था। इधर नॉर्थ कोरिया और चीन के बीच समझौता हो चुका था। चीन को तो कोई नुकसान था नहीं और नॉर्थ कोरिया ने अपने कान बंद कर लिए थे। 2014 तक ये सिलसिला चलता है। इस बीच 2002 में इस बात को स्वीकारा जाता है नॉर्थ कोरिया द्वारा कि हाँ, हमने कुछ जापानीज लोगों का अपहरण किया था, लेकिन हमने उन्हें मारा नहीं और उनसे हम जापानीज सीख रहे हैं। 2014 के बाद जब इतने साल तक ये सिलसिला लगातार चलता है, एक आंकड़ा मेरे पास है जो मैं आपको बताऊं कि हर साल ऑन एन एवरेज 50 बोट, अगर 2011 की बात करें तो करीब 57 बोट्स थी, 2012 में 47 बोट्स आईं, 2013 में 80 बोट्स आईं, 2014 में 65 बोट्स आईं। तो इस तरीके से आती थी। अच्छा, उन पर कुछ लिखा नहीं होता था बोट्स पर, इक्का दुक्का अक्षर कोरिया के लिखे होते थे, कोरियन लैंग्वेज के, तो इतना पता लगा कि ये कोरिया की तरफ से आ रही हैं, लेकिन इस पर यकीन करना मुश्किल होता था। खैर, 2017 आते आते जब एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार हुई और ये सारे राज खुले कि असल में जापान के गांव तक जो आ रहे थे मछुआरे, वो बड़े मजबूर मछुआरे थे जो अपनी जान की बाजी लगाकर मछली पकड़ने निकलते थे, क्योंकि चीन के बड़े जहाज़ों से उनका मुकाबला होता था और इस चक्कर में वो कई बार तूफान में रास्ता भटक जाते थे और भटक कर जापान पहुंच जाते थे। उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ और कहते हैं कि उसके बाद से ये सब बंद हुआ जब दुनिया की नज़रों में आया कि नॉर्थ कोरिया और चीन ने ऐसा समझौता किया था, ये फ्लाइंग स्क्विड के चक्कर में। तो एक मछली जो थी वो कैसे एक वजह बन गई इन दो देशों के बीच गुप्त समझौते की और एक देश के इतने मछुआरों के गायब होने की। और जापान में तो 39 साल तक ये राज बना रहा कि भाई ये हो क्या रहा है इस गाँव में। और कुछ हवा की दिशा ऐसी होती थी कि सारी बोट आकर वहीं लगती थी। तो ये थी कहानी हुतहा बोट की, जिस पर सिर्फ कंकाल आए। उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी। आगे और भी कहानियां रहस्य भरी और कुछ क्राइम की कहानियां मैं लेकर हाजिर होता रहूँगा। और आप मेरे चैनल पर क्या क्या सुनना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके जो ख्वाहिशें हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो हम ज़रूर पूरी करें।